करो। ये भी लेना है। वो उसे कुछ और दिखाते हुए टोकरी में रख चुकी थी, जबकि वो बस उसके साथ चल रहा था। जानू वो भी ले लो। उसने सामने एक बोल्ड सी ड्रेस की तरफ इशारा किया जो सामने एक दूसरी शॉप में थी। उसने घूर कर उसे देखा, जिस पर वो डरने की एक्टिंग करता, टोकरी को ठीक से थामता, उससे आगे चलने के लिए कहने लगा, अरे तायश तुम यहाँ। वो उसके हाथ में टोकरी लेता काउंटर की तरफ जाने वाला था जब उसे क्रिस्टन नजर आई। वो तेजी से चलते हुए उसकी तरफ अचानक आई और उसके सीने से लगने ही वाली थी कि ताशफैन पीछे हट गया। जी मैं यहाँ शॉपिंग के लिए आया था। वो उसे काफ़ी नागवार नज़रों से देखते बोला, शॉपिंग के लिए? यस मैं भी। लेकिन ये तुम्हारे साथ लड़की कौन है? वो उसके पीछे खड़ी लड़की को देखकर पूछने लगी। जिस तरह से ताशफैन ने उसका हाथ थाम रखा था उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस वक्त मैं काम पर नहीं हूँ तो मैं किसी का जवाब दे नहीं। आप प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ें। मुझे समझ में नहीं आता तायश तुम मुझसे इतना रूडली क्यों बिहेव करते हो। काम पर भी तुम मुझसे इसी तरह बात करते हो और यहाँ जब हम बाहर मिले हैं तब भी ऐसे ही। आज तक किसी ने मुझसे इस तरह बात नहीं की जिस तरह तुम करते हो। मुझे तुम्हारा ये रवैया बहुत दुख देता है। तुम्हें मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। आखिर को हम एक साथ काम करते हैं और काम से हटकर हम दोस्त भी तो बन सकते हैं ना। लेकिन तुम मुझे बहुत इग्नोर करते हो। मुझे बहुत दुख होता है तुम्हारा ये अंदाज देखकर। वो उसे देखते हुए बोल रही थी, जबकि ताशफैन उसकी बातों का कोई असर नहीं ले रहा था। वो बस यहाँ से जल्दी जाना चाहता था। देखिए मिस क्रिस्टन, मेरा आपसे ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं। ना ही आप मेरी दोस्त हैं और ना ही मैं आपसे ऐसा कोई ताल्लुक़ बनाना चाहता हूँ। मैं आपसे कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहूँगा। और प्लीज़ आइंदा अगर आप कभी मेरे रास्ते में मुझे मिल भी जाए ना तो मुझे मुखातिब मत कीजिएगा। उसका लहजा वैसा ही था, इंतहाई रूड। तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? उसकी बातों को इग्नोर करके उसने फिर से एक दफ़ा मुस्कुराने की कोशिश की, जबकि न जाने उसे अचानक क्या हुआ कि वो उसे पूरी तरह इग्नोर करता तनाव उसका हाथ थामे वहाँ से निकलता चला गया। आपको यकीन है ना कि हम इन सब चीज़ों में कहीं भी फंसेंगे नहीं? देखें आप मुझे ये कत्लो गैरत के चक्कर में फंसाकर खुद वहाँ चली गई तो मैं बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा पीछे से मेरे लिए। ये मत सोचिएगा कि मैं आपको ऐसे ही जाने दूंगा। अगर मुझे ज़ैनब नहीं मिली ना तो सुकून से आपको भी नहीं रहने दूंगा। मुझे ज़ैनब किसी भी हालत में चाहिए। जब तक ज़ैनब की शादी मुझसे नहीं हो जाती आप इस सारे मामले से दूर नहीं हो सकती। ये बात आप अच्छी तरह से अपने जहन में महफूज कर लें। वो उसे देखते हुए बोला, जबकि जाइना सोच रही थी कि अभी तक ये बात सिर्फ उन दोनों में थी तो वो उसे धमकाने पर आ गया था। अगर वो काम करने में कामयाब हो गए जो वो करने का सोच रहे हैं तो न जाने वो उसे कितना ब्लैकमेल करेगा। लेकिन फ़िलहाल वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं चाहती थी। उस वक्त उसे जल्द अज जल्द इब्राहिम की मौत चाहिए थी और वो वहाँ से निकलना चाहती थी। मैंने कहा ना मैं तुम्हारा साथ दूंगी हर कीमत पर। तुम कहीं भी नहीं फंसने वाले हो। बस मेरा यकीन करो और जिस तरह से मैं कहती हूँ वैसे ही करो। उस आदमी को फ़ोन कर दिया था तुमने? कल इब्राहिम अपनी किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए कराची से मुल्तान की तरफ जाने वाला है। उसका सफ़र काफ़ी लंबा होगा और इसी सफ़र में हम उसका किस्सा तमाम कर देंगे। वो सब कुछ प्लान करके बैठी थी, जबकि बदर खान तो बस उसके एक इशारे का मुंतज़िर था। हाँ मैंने उस आदमी को कीमत पहले ही अदा कर दी है। अब सिर्फ उससे काम लेना है। अगर कल सुबह इब्राहिम यहाँ से निकल रहा है तो समझे हमारा काम हो गया। ठीक है, जैसे ही वो घर से निकलेगा मैं फ़ोन करके तुम्हें बता दूंगी और फिर तुम बाहर देर नहीं करोगे बिल्कुल भी। मैं चाहती हूँ कि सुबह हमारा काम हो जाए और हम जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुँच जाएं। हाँ बिल्कुल, मैं भी देर नहीं करूँगा। कल हर हाल में ये काम होकर रहेगा और आप अपने वादे पर कायम रहिएगा। इस मामले में मैं किसी तरह की वादा खिलाफ़ी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं ज़ैनब के लिए कुछ भी कर जाऊंगा और आपको भी इस मामले में मेरी पूरी पूरी मदद करना पड़ेगी। हाँ हाँ ठीक है ना, अब ख़त्म करो इस टॉपिक को। दीवारों के भी कान होते हैं। मैं निकलती हूँ। वो अपना बैग उठाकर आंखों पर ग्लासेस चढ़ाती हुई होटल से बाहर निकल आई, जबकि वो भी थोड़ी देर के बाद होटल से निकल आया था। उसे बस इतना पता था कि उसकी मंजिल अब उसके बेहद करीब है। बहुत जल्द उसकी ज़ैनब उसके पास होगी। वो जेल पहले भी जा चुका था। उसे कोई डर नहीं था जेल जाने का या फिर किसी के कत्ल के केस में फंसने का। अब अपनी बीवी के साथ वो तुम्हें तो अहमियत देने से रहा था ना। वो लड़की उसकी बीवी थी क्रिस्टन, और वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है। सिर्फ तुम ही हो जो मेरी बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं हो। क्या मतलब, तुम ये कहना चाहते हो कि वो लड़की ताइश की बीवी थी? तुम्हें पता है ताइश कितना स्टाइलिश है? तुम्हें लगता है वो सीधी सादी सी लड़की उसकी बीवी हो सकती है? नो नेवर। अगर ताइश शादीशुदा हुआ भी तो वो उस लड़की उसके स्टैंडर्ड की हरगिज़ नहीं होगी जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। वो तो कोई बहुत ही लो क्लास किस्म की लड़की लगती है। तुमने उसकी ड्रेसिंग तक देखी है? हाँ मैं मानती हूँ कि ये वही लड़की है जो उस वीडियो में ताइश के साथ थी, लेकिन मुझे कहीं से भी वो उसकी बीवी नहीं लगी।
और वो लड़की शादीशुदा तो कहीं से भी नहीं लग रही थी, और मेरे ख्याल से वो कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होगी। हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो, वो उसकी बहन या कज़न वगैरह होगी। कज़न भी है और बीवी भी। मैं उसके बारे में सारी मालूमात इकट्ठी कर चुका हूँ। मतलब कि वो लड़की सचमुच में उसकी बीवी है। वो यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से उसने उसका हाथ थाम रखा था वो यकीन करने पर मजबूर हो गई थी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। उसे इसी तरह की लड़कियां पसंद है, वरना रोज़ में तो कोई बुराई भी नहीं थी। रोज़ से वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकता था। वो बोला तो क्रिस्टन ने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद कर ली। तुम उसे लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई थी। कोई बात नहीं, तुम्हें उससे अच्छा लड़का मिल जाएगा। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए रॉबिन उसे यकीन दिला रहा था। रॉबिन, मुझे कोई अच्छा लड़का नहीं चाहिए, मुझे तायश चाहिए, मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए वो। रॉबिन, समझ रहे हो ना तुम? वो अचानक उठकर खड़ी होती, उसके गिरेबान को पकड़कर झिंझोड़ चुकी थी उसे। तो फिर इस मामले में सिर्फ तुम्हारे फादर ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं प्यारी, और कोई इंसान ऐसा नहीं है जो इस मामले में तुम्हारी कोई मदद कर सके। वो रोज़ तो तुम्हारी मदद हरगिज़ नहीं करेगी, और वो रोज़ तो तुम्हारी मदद हरगिज़ नहीं करेगी, क्योंकि रोज़ अभी तक इस बारे में कुछ नहीं जानती। हाँ, लेकिन जब हम उसे ये बताएंगे कि उसका बॉयफ्रेंड पहले से ही शादीशुदा है तो वो देखने वाला मंजर होगा। ऐसे में वो तायश को अपनी फिल्म से निकाल देगी, और फिर वो बेचारा दर दर ठोकरें खाता फिरेगा। ऐसे में तुम्हारे फादर उसे कोई भी अच्छी ऑफ़र दे सकते हैं, और तुम तो जानती ही हो कि आजकल के लड़के अच्छी ऑफ़र्स के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तुम तो जानती हो कि आजकल के लड़के अच्छी ऑफ़र्स के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। हो सकता है वो अपनी बीवी को छोड़ दे। वो उसे सब्ज़ बाग दिखा रहा था, जबकि वो पूरी तरह उसकी बातों में आ भी रही थी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अगर वो लड़की सच में उसकी बीवी है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द ये बात रोज़ को बता देनी चाहिए, ताकि इस मसले का कोई हल निकल सके। और वो लड़की मुझे तायश की ज़िंदगी में हरगिज़ नहीं चाहिए। उसे मैं किसी भी तरह से तायश से दूर करके रहूंगी। वो गुस्से और जलन की मिली जुली कैफियत में बोल रही थी, जबकि रॉबिन को लग रहा था कि उसका निशाना बिल्कुल सही जगह लगा है, और उसे यकीन था कि अब क्रिस्टन वही करने वाली थी जो उसने कहा था उससे। वो आहिस्ता से उसका फ़ोन उठाती चेंजिंग रूम में आई थी और जल्दी जल्दी नंबर डायल करने लगी। उसे नंबर ढूंढने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी, क्योंकि ये नंबर पहले उसके फ़ोन में सेव था। थोड़ी देर पहले ही अम्मा उसके कमरे में आई और वारिक को ज़बरदस्ती दवाइयाँ खिला रही थी। हालांकि वारिक ने उन्हें अपनी तबीयत की खराबी के बारे में कुछ ज़्यादा भी नहीं बताया था, लेकिन फिर भी वो माँ थी, जानती थी कि बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। वारिक थोड़ी देर में ही नींद में उतर गया था। उसके पास ये सुनहरा मौका था अपना काम करने का, इसीलिए तो वो फ़ोन लेकर ड्रेसिंग रूम में आ गई थी। लेकिन अभी वो बात कर ही रही थी जब अचानक बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मायरा, अंदर तुम हो क्या? और तुमने दरवाज़ा क्यों लॉक किया है? वो परेशान सा दरवाज़ा नॉक करता हुआ बोला, तो मायरा घबरा कर फ़ोन छुपाते हुए दरवाज़ा खोल चुकी थी। मैं कपड़े बदल रही थी, उसने बाहर आकर उससे कहा, तो वो सिर्फ हाँ में सर हिला गया। तो दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया तुमने? कमरे का दरवाज़ा तो लॉक था। तो फिर? और ये कौन सा वक्त है कपड़े चेंज करने का? रात का 1 बज रहा है। वो हैरानगी से उसे देख रहा था, जबकि उसकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। मेरी आंख लग गई थी, अब खोली तो सोचा चेंज कर लूं। लेकिन आप क्यों जाग गए? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम की ज़रूरत है। चले आए, आप बेड पर लेटें। वो उसे थामते हुए बेड पर ले जाने लगी। नहीं, मैं नीचे जा रहा हूँ, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, शायद मैं नीचे छोड़ आया। तुम चलो बेड पर, मैं आता हूँ 2 मिनट में फ़ोन लेकर। अगर अहमद और छोटू के हाथ चढ़ गया तो तबाही निकाल देंगे। वो उससे कहता कमरे से जाने लगा जब उसने उसका हाथ थाम लिया। मैं ढूंढ कर लाती हूँ, आप आराम करें। वो उसे देखते हुए बोली, तो वारिक मुस्कुरा दिया। इतनी फिक्र करोगी तो मुझे तुम पर प्यार ही आएगा ना। अगर आप नहीं चाहते कि सुबह आपको आपके फ़ोन की डेड बॉडी मिले तो मुझे जाने दें, वरना आपको पता है कि मेरे दोनों लाडले देवर आपके फ़ोन का क्या हाल करेंगे। उससे बचने के लिए उसने बहाना बनाया। उसके लिए तुम्हें नीचे जाने की ज़रूरत तो नहीं है। खैर, मेरा मतलब है जाओ मेरा फ़ोन ले आओ। वो जैसे उसे आज़ाद करते हुए वापस बेड की तरफ चला गया, जबकि वो शुक्र मनाते तेज़ी से कमरे से निकल गई। उसकी आखिरी बात का मतलब वो शायद समझी नहीं थी, लेकिन जाने उसे क्यों लगता था कि वो जानता था कि उसका फ़ोन मायरा के पास ही है। वो लड़की कौन थी ताशफैन, और आपसे चिपक चिपक कर क्यों कर रही थी बातें? मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, आप उससे ज़रा दूर रहिएगा। उसने जैसे ही दरवाज़ा लॉक किया वो अंदर आते हुए बोली, हाँ वो ऐसी ही है, हमारी फिल्म की हीरोइन है।
खैर तुम उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। वो प्यार से उसके गालों को छूते हुए बोला। हाँ वो अच्छी भी नहीं है, कपड़े कितने अजीब पहने हुए थे उसने, और आपका बाजू क्यों पकड़ा था उसने। वो फिर से बोली तो ताशफैन के लबों पर मुस्कुराहट आई। वो ऐसे ही कपड़े पहनती है मेरी जान, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा शोहर तुम्हारे सिवा किसी और को देखना भी पसंद नहीं करता। तुम्हें इस मामले में बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाना चाहिए। तुम्हें इस मामले में बिल्कुल बेफिक्र रहना चाहिए। वो यकीन दिला रहा था। वो तो मुझे पता है कि मेरे अलावा आप किसी और को देख कर जाएंगे कहाँ, लेकिन उस लड़की से ज़रा दूरी बना कर रखें। मुझे बहुत बुरी लगती हैं ऐसी लड़कियाँ, कट परकटी कबूतरियाँ जो दूसरों के शोरों पर नज़र रखती हैं। वो उसे समझाते हुए बोल रही थी, जबकि परकटी कबूतरियाँ सुनकर उसका दिल चाहा वो कहका लगाकर हंसे। उसकी बीवी के अंदर भी जलन के जरासीम मौजूद थे। तुम फिक्र ही मत करो, तुम हुक्म करो तो मैं आंखों पर पट्टी बांध लूँगा। कभी जो मेरी नज़र भटक जाए। वो अचानक से उसे खुद से लगाते हुए बहलाने वाले अंदाज में बोला, मुझे खाना बनाना है। उसका मूड बदलते देख वो भागने की तैयारों में लग गई, लेकिन सब बेकार था। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ रोज़? क्या आप मुझे अपना थोड़ा सा कीमती वक्त दे सकती हैं? वो दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोली, जबकि रोज़ उस वक्त बिल्कुल भी उसके मुंह नहीं लगना चाहती थी। आज वो पूरे 3 दिन के बाद वापस अपने काम पर आई थी और सुबह सुबह ही क्रिस्टन उस तक पहुंच गई थी। हाँ क्रिस्टन, आओ बताओ क्या कहना चाहती हो। वो बेजार अंदाज में बोली। क्रिस्टन भी नोट कर चुकी थी कि वो उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। खैर वो कौन सा उसे पसंद करती थी, ये तो सिर्फ मजबूरी का एक सौदा था, वरना रोज़ का एटीट्यूड तो उसे पहले दिन से ही पसंद नहीं आया था। और ये बात उसने साफ अल्फाज में अपने बाप को भी बता दी थी कि वो ऐसी किसी डायरेक्टर का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन उसके बाप ने कहा था कि तुम्हें किसी बड़ी फिल्म से लॉन्च करने के लिए ज़रूरी है कि तुम्हें रोज़ को कुछ वक्त तक बर्दाश्त करना पड़े, क्योंकि रोज़ जिसे चाहे अपनी फिल्म से आउट कर देती है। और अगर कोई बंदा एक दफ़ा रोज़ की फिल्म से रिजेक्ट हो गया तो वो बेशक कितना ही बड़े आदमी का रिश्तेदार क्यों ना हो, आसानी से वापस एंट्री नहीं कर पाता। बोलो भी क्या बात करना चाहती हो तुम? देखो जल्दी जल्दी अपनी बात ख़त्म करना, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, थोड़ी ही देर में शूट स्टार्ट होने वाला है। तो मैं नहीं चाहती कि अब काम में किसी भी तरह की देरी आए। ऑलरेडी हम अपनी फिल्म के लिए काफ़ी लेट हो चुके हैं। हमें ये फिल्म 10वें महीने तक हर हाल में रिलीज़ करनी है। लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे एक्टर्स बहुत स्लो हैं, ना तो एक्टिंग अच्छे से करते हैं और ना ही वक्त पर आते हैं। मैं सच में पछता रही हूँ इस फिल्म में नए लोगों को शामिल करके। अगर मुझे मजबूरी ना होती तो शायद मैं ऐसा हरगिज़ ना करती। खैर बताओ क्या कहना चाहती हो तुम? वो उसे अंदर आने की इजाज़त देती उसे सुना भी गई थी। क्रिस्टन बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू करते उसके सामने वाली कुर्सी पर आ बैठी थी। क्या आप जानती हैं कि आपका रैंडम बॉयफ्रेंड था शादीशुदा है? मेरा मतलब है मुझे खुद ये बात कल पता चली। वो अपनी बीवी के साथ शॉपिंग पर आया हुआ था। उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया अपनी बीवी की मौजूदगी में। वो वैसे बात तो मुझसे उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया अपनी बीवी की मौजूदगी में। वैसे बात तो वो मुझसे सेट पर भी ठीक तरीके से नहीं करता, लेकिन इतना इग्नोर किया कि हद नहीं। शायद वो अपनी बीवी को ये दिखाना चाहता है कि वो किसी भी लड़की से ज़्यादा बात नहीं करता। खैर आपका उसके साथ अफेयर तो हरगिज़ भी नहीं चल रहा ना? वो तो बात क्लियर कर चुकी है। उस दिन मुझे सच में लगा कि आप मजाक नहीं कर रही, बल्कि सच में आपका और तायश का अफेयर चल रहा है, लेकिन बाद में आपने ये बात क्लियर कर दी। खैर लेकिन खैर क्या आप इस बारे में जानती हैं? वो उसके चेहरे पर कुछ खोजते हुए मुसलसल बोल रही थी, जबकि रोज़ ने किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। जब अचानक रॉबिन कमरे में दाखिल हुआ। हाँ ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, और शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है। वो उसकी कज़न है और उसने अपनी कज़न से शादी कर रखी है। मेरे ख्याल से उसकी इंगेजमेंट बचपन में ही हो गई थी और अब उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी कर दिया। ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि तुम उसके लिए मेरा इतना सारा वक्त ज़ाया कर दो। और रॉबिन तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है बिना इजाज़त के इस तरह मेरे कमरे में मत आया करो, हम ज़रूरी बात भी कर रहे हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी ये आदत पता नहीं कब छूटेगी। खैर अब तुम दोनों जा सकते हो और जाकर शूट की तैयारी करो। इस दफ़ा मैं काम में कोई भी देर पसंद नहीं करूँगी। इस फिल्म का सारा काम तायश संभाल रहा है और तायश भी इस बात पर काफ़ी खफा होता है। वो दोनों को भेजते हुए उन दोनों को शॉक कर चुकी थी। वो दोनों ही हैरानगी से उसका चेहरा देख रहे थे। क्या ये सच था? क्या वो उसके बारे में पहले से जानती थी? उसने एक नज़र मुड़कर रॉबिन की तरफ देखा जो खुद भी हैरान था। मैंने तुम दोनों से कहा है कि जाकर अपने शूट की तैयारी करो, आज मैं किसी तरह की कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो काफ़ी सख्ती से बोली थी, जबकि वो दोनों शॉक से उसकी तरफ देखते हुए हाँ में सर हिलाते कमरे से ही निकल गए। वो रोज़ को झटका देने आए थे, लेकिन रोज़ ने उन दोनों को झटका दे दिया था, वो भी काफ़ी ज़ोर का। रात उसकी
अचानक अपना हाथ उसके गर्म जिस्म पर लगने से खुली थी। वो हैरानगी से आंखें खोले उसे देख रही थी, जिसका चेहरा हद दर्जा सुर्ख हो रहा था। वो कहता था कि ये नॉर्मल सी बात है उसके लिए, उसे अक्सर इस मौसम में तेज़ बुखार रहता है। थोड़ी देर पहले अम्मा उसे खुद अपने हाथों से दवाई खिलाकर गई थी, जिसका ज़्यादा असर नहीं दिखा था अब तक, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि उसका बुखार पहले से काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रहा है। उसने परेशानी से उसके माथे और चेहरे को छुआ था, जो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। इनका बुखार तो बहुत तेज़ होता जा रहा है, इस तरह से तो ये और बीमार हो जाएंगे। मैं क्या करूं? अगर अम्मा को जगाया तो वो परेशान हो जाएंगी। मुझे खुद ही कुछ करना चाहिए। वो सोचते हुए उसके करीब से उठकर नीचे किचन में आई थी। फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर वापस ऊपर जाने लगी। उसका इरादा वारिक के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने का था, वरना वो सारी रात इसी तरह बुखार में जलता रहता। वो कमरे में आते हुए अलमारी से रुमाल निकालती उसके माथे पर पट्टियां रखने लगी। उसे यकीन था, ज़्यादा ना सही लेकिन कुछ तो असर दिखाएगी उसकी ये कोशिश। वो जितना हो सके उसका ख्याल रखने की कोशिश कर रही थी। तकरीबन 1 घंटा उसने मुसलसल उसके लिए ये किया, और अब आहिस्ता आहिस्ता उसका बुखार कम होता महसूस हो रहा था उसे। उसका बुखार कम होता महसूस करके वो पुरसकून हुई। शुक्र था कि कुछ असर तो हो रहा था उस पर, वरना शायद वो सारी रात इसी तरह बुखार में जलता रहता। अम्मा बेचारी तो उसे दवाई देकर गई थी कि इस दवाई से वो बेहतर महसूस करेगा, लेकिन उसने इस पर ज़्यादा असर नहीं किया था। और ऊपर से उस आदमी का वो क्या करती जो अम्मा को यकीन दिला रहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। उनके सामने तो वो इस तरह रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे कोई बीमारी है ही नहीं। वो तो अम्मा को अपने चेहरे को हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था, लेकिन अम्मा उसका सुर्ख चेहरा देखकर बेचैन हो रही थी, जिस पर उसने उन्हें यकीन दिलाया था कि वो ठीक है। बड़ी मुश्किल से उसने अम्मा को अपने कमरे से जाने पर राजी किया था, लेकिन वो भी उसे दवाई देकर ही अपने कमरे की तरफ गई थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता उसका सर वो दबाने लगी, जैसे जिसे महसूस करके वारिक ने अपनी आंखें खोली थी। तुम जाग क्यों रही हो? सो जाओ। वारिक, आपकी तबीयत खराब है, आपको आराम करने की ज़रूरत है। मुझे आराम की ज़रूरत नहीं, वो उसे समझाते हुए बोली, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। क्या बात है, आज तो ये लोग काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। वो काफ़ी खुश था। हाँ, बस मैंने इन लोगों को वार्न कर दिया है कि अगर ये काम ठीक से नहीं करेंगे तो हम इस फिल्म को इस तरह से आगे नहीं ले जाएंगे। और मैंने उन्हें ये भी कह दिया है कि अगर इन लोगों ने अब कोई गलती की तो मैंने फिल्म से ही निकाल दूंगी। वो थोड़ी देर पहले वाली बातें उसे बताने लगी जो ताशफैन के आने से पहले हुई थी यहाँ। हाँ, बस इन लोगों को ऐसे ही डोज की ज़रूरत थी। बहुत अच्छा किया आपने, अब यकीनन ये काम ठीक से करेंगे। ये मेरे पास तुम्हारी शिकायत लेकर आई थी कि कल तुमने शॉपिंग मॉल में उससे बात नहीं की और शायद तुम अपनी वाइफ के साथ वहाँ आए थे। वो उसे अपने साथ दूसरी तरफ चलने का इशारा करते हुए बोली थी। हाँ बिल्कुल, कल ये बाजार में मुझसे मिली थी, और आपको तो पता है इसकी हरकतें कुछ ऐसी ही हैं कि मैं अपनी बीवी के सामने तो हरगिज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। इस लड़की की हरकतें मुझे बहुत बुरी लगती हैं। वो उसे असल वजह बताने लगा। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही चिपकती है। यकीनन तुम्हारी वाइफ को बहुत बुरी लगी होंगी इसकी ऊटपटांग हरकतें। ये मुझे ये बताने आई थी कि तुम शादीशुदा हो। हाँ, मेरे ख्याल में उसने उस दिन वाली न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा सर पर ले रखा है। पिछले कुछ दिनों से ये मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। मुझे एक नंबर से मेरे और मेरी बीवी की वीडियोज़ रिसीव हुई थी। बाद में मुझे पता चला कि यह नंबर इसी का है। मुझे शायद इसने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए रजिस्टर करवाया था। उस दिन से ये तो मुझे और भी ज़्यादा बुरी लगने लगी है। मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता इस लड़की के साथ काम करने का। आप इसे हरगिज़ ईज़ी मत लीजिएगा, ये बहुत चालाक लड़की है। वो उसे तफसील से बता रहा था। क्या ये तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी और तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बताई? वो परेशानी से उसको देखकर पूछने लगी। ताशफैन ने उस नंबर की डिटेल निकलवाई, क्योंकि ये कोई मामूली बात ना थी कि किसी के पास भी उसकी बीवी और उसकी वीडियो मौजूद हो। जी, लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं, ये मुझे बस यही धमकी दे रही थी कि ये आपको मेरी शादी के बारे में बता देगी। इसीलिए तो मैं आपको खुद अपने घर पर ले जाने पर फोर्स कर रहा था, ताकि मैं आपको खुद ये बात बता दूं। ये ऐसी कोई बड़ी बात तो ना थी जिसमें आप मुझसे नाराज़ होती या बुरा मना जाती। शादी करना या ना करना मेरी चॉइस है। मैं आपके लिए काम करता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई मुझे इस बात पर ब्लैकमेल करेगा। मैं खुद आपको ये बात बताना चाहता था कि मैं शादीशुदा हूँ, और मुझे यकीन है कि ये बात आपको हरगिज़ बुरी नहीं लगी होगी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला तो रोज़ ने सिर्फ नफ़ी में सर हिलाया। हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारी चॉइस है, और मुझे तुम्हारी चॉइस बुरी क्यों लगेगी? तुम मेरे फेवरेट हो तो तुम्हारी हर चीज़ मेरी फेवरेट है। उसने मुस्कुराते हुए बात को मजाक का रुख दिया, जिस पर वो भी हंस दिया, जबकि ताशफैन अब बिल्कुल रिलैक्स हो चुका था उसकी बात सुनकर।